हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। और आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल फंक्शंस। तो आज हम स्पेशल जो फंक्शंस हैं हमारे, जैसे मॉडुलस फंक्शन जो कि हमारी लास्ट क्लास हो गई थी, मॉडुलस फंक्शन के बारे में हमने जान लिया है। और भी कुछ अनदर फंक्शंस हैं जो कि स्पेशल कैटेगरी में काउंट होते हैं। तो उनमें जो सबसे पहले है आज है सिग्नम फंक्शन। दिस इज़ योर सिग्नम फंक्शन। सिंघम मत बोलो, दिस इज सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन की क्या डेफिनेशन है, पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं, फिर इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस भी देखेंगे आप। ठीक, तो डेफिनेशन इज डिफाइन ए फंक्शन एफ। डिफाइन अ फंक्शन, एक फंक्शन हमने डिफाइन किया एफ फ्रॉम आर टू आर एज fx will take value x upon में mod of x is not equals to 0 and this will take value 0 if x is equals to 0। ध्यान दें बच्चों, फंक्शन को किस तरह से डिफाइन किया है, डेफिनेशन क्या है उसकी, डेफिनेशन के बेसिस पे ही हम आगे बात करेंगे, ऑब्वियस है। तो डेफिनेशन समझते हैं पहले कि जो इसकी डोमेन है। देखो, जब भी हमें ये बोला है कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम समथिंग टू समथिंग, तो वो जो समथिंग वाला सेट है ना, और बोल रहे हैं कि फंक्शन है, तो ये हमारा सीधा सीधा क्या बन गया, डोमेन बन गया। क्या बन गया ये बच्चों, ये बन गया हमारे पास डोमेन। और ये वाला जो सेट होता है ये तो हमेशा ही कहलाता है कोडोमेन। रेंज की बात आएगी, अभी देखते हैं कि आउटपुट्स क्या आएंगे। तो पहले इस डेफिनेशन को समझो कि इसकी जो डोमेन है वो है सारे रियल नंबर्स, बट उन सभी रियल नंबर्स को उसने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कैसे कि नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स एंड ज़ीरो, नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स एंड ज़ीरो। तो वो कहता है कि यदि x कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर है तो उसकी जो इमेज है वो क्या आएगी, वो नंबर x की जो इमेज है वो कौन है, x अपॉन में उस x का मॉडुलस, उस x का मॉडुलस। इसको आप स्मॉल x ही लिखो बेटा, ठीक है। तो x की जो इमेज है वो क्या है बेटा, x अपॉन में उस x का मॉडुलस एंड f ऑफ x की वैल्यू क्या है, दूसरा 0, बट कब, सिर्फ और सिर्फ 0 के लिए। मीन्स इसको आप ऐसे समझो कि हमने क्या किया, ये हमारे पास था रियल नंबर्स का सेट, इसको हमने फ़िलहाल अभी दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक ज़ीरो नंबर के लिए और एक नॉन ज़ीरो नंबर्स के लिए। ये हो गया नॉन ज़ीरो, ठीक है। तो वो कहता है कि यदि इस नॉन ज़ीरो में कोई भी x लेते हैं तो x की जो इमेज है वो क्या है आपके पास, x अपॉन में मोड ऑफ x, और ज़ीरो की इमेज तो फिक्स कर दी 0। अब मैं कहता हूँ कि ये जो नॉन ज़ीरो है इनको फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड कर दो, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। क्यों डिवाइड कर दो, क्योंकि आपको पता है कि मोड ऑफ x जो वैल्यू लेता है, जो मोड ऑफ x वैल्यू लेता है, लास्ट क्लास में हमने देखा था, वो वैल्यू लेगा या तो x कब, इफ़ x इज़ पॉजिटिव एंड माइनस में x इफ़ x इज़ नेगेटिव। तो जैसे ही मैं इसमें इसको डिवाइड करूँगा दो पार्ट्स में, कौन से दो पार्ट्स में, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। तो जैसे ही ये पॉजिटिव नंबर्स की कैटेगरी में जाएगा तो आपका जो मोड ऑफ x है वो किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल। तो ये x और ये भी x, तो x अपॉन x कितना हो जाएगा, x अपॉन x 1 हो जाएगा। तो इट मीन्स मैं इसको x पॉजिटिव वाली कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा हमारा 1 इफ़ x इज़ पॉजिटिव। क्योंकि x जब पॉजिटिव होगा तो मोड ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, x की टर्म्स में x होगी, दैट्स वाई 1। सिमिलरली ऊपर x और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस में x, कब, जब x नेगेटिव होगा, तो दिस विल बी माइनस में 1 एंड 0 पे तो 0 हमारे पास पहले से ही डिफाइन किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सिग्नम फंक्शन है वो क्या वैल्यू लेगा, 1 कब, जब x पॉजिटिव होगा, -1 कब, जब x नेगेटिव होगा, और 0 कब, जब x 0 होगा। आर यू ऑल गेटिंग, ओके। इसको अब हम, ये जो डायग्राम था इसको अब हम थोड़ा सा और इस वाले पार्ट को और दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, तो हमारा डायग्राम क्या नजर आएगा, देखो हमारे पास अब जो फाइनल डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा सेट्स से रिलेटेड
कि अपने पास यहाँ पे सेट है R, यहाँ पे सेट है R, यहाँ 1 इमेज, -1 इमेज और ये 0 इमेज और अदर्स, ऐसे लिख लेते हैं, और अदर्स नंबर्स जो भी हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया पॉजिटिव, यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर्स और यहाँ है 0 बैठा हुआ। 0 को तो भैया बिल्कुल साइड कर दो, 0 की इमेज 0। जितने भी पॉजिटिव x होंगे, x कोई भी नंबर जो कि पॉजिटिव होगा, जैसे कि आपने बोला 5 है, आपने बोला 7 है, आपने बोला 1/2 है, आपने बोला √2 है, तो वो सारे के सारे इमेज जो लेंगे, देखा जाए तो वो सारे के सारे इसमें हैं, बट क्योंकि वो पॉजिटिव हैं तो ऊपर जो नंबर आ रहा है वही सेम नंबर नीचे भी आएगा, ऊपर जो नंबर आ रहा है वही सेम नंबर नीचे आएगा, तो दैट्स वाई वो वैल्यू क्या देंगे, हमेशा 1 देंगे। यानी कि इन सभी डॉटर्स की, जितनी भी डॉटर्स यहाँ पे हैं, एक ही मम्मी हैं, कौन है वो, 1। आर यू गेटिंग बच्चों, आर यू ऑल गेटिंग, ओके। दूसरा, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उन सब की मम्मी कौन है, -1, तो -1 जो है इमेज जा रहा है सभी नेगेटिव नंबर्स की। आर यू गेटिंग बच्चों, आर यू ऑल गेटिंग। तो कुछ इस तरह से हमें सेट फॉर्म में इसका डायग्राम दिखने वाला है। तो अब आपको साफ दिख रहा होगा कि इसकी रेंज क्या है। रेंज मतलब जो आउटपुट्स लेगा, तो कौन कौन सी आउटपुट ले रहा है, 1, -1 और 0। अदर्स कोई भी आउटपुट नहीं ले रहा। तो हमारे पास इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या बन गई है, -1, 0 एंड 1। सिर्फ और सिर्फ 3 ही वैल्यू लेगा, -1, 0 एंड 1। साथ में देख लेते हैं इसका ग्राफ। देखो, ये हमारे पास x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उन सब पे वैल्यू 1 आ रही है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए। तो जब हम पॉजिटिव नंबर की स्टार्टिंग करेंगे तो 0 के जस्ट बाद कौन सा नंबर है वो तो डिफाइंड ही नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि 0 से स्टार्ट करेंगे, एक तरह से कि 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, 1, ठीक है। मतलब 0 से बड़े के लिए ना, जब भी यहाँ पे ग्राफ बनाना होता है और यहाँ पे इक्वल वाला साइन नहीं हो, तो आप क्या करो, 1 मिनट के लिए मान लो कि यहाँ पे इक्वल वाला साइन है, तो x = 0 पे वैल्यू 1 एंड देन 0 से सभी बड़े नंबर्स के लिए भी 1। और क्योंकि एक्चुअल में 0 पे वैल्यू 1 नहीं है, ये 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ओपन सर्कल। ये ओपन सर्कल ये दिखा रहा है कि जब वैल्यू 0 है x की, तो y की वैल्यू 1 नहीं है। बट उसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ेगा, 0 से आगे बढ़ेगा, सभी नंबर्स के लिए y की वैल्यू 1 है। सिमिलरली 0 से लेस के लिए -1, तो -1 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे भी ओपन सर्कल आएगा, ये -1, यहाँ पे y -1 है। और 0 पे वैल्यू कितनी है, 0, तो उसको आप यहाँ पे डार्क सर्कल कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्राफ ऑफ दिस। तो इसमें साफ दिख रहा है ग्राफ में भी कि रेंज कौन कौन से पॉइंट्स ले रहा है। 0 पे इमेज आ रही है, 0 इमेज आ रही है, -1 आ रही है और 1 आ रही है, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया ग्राफ, रेंज, डोमेन और फंक्शन, सिग्नम फंक्शन क्या होता है। गॉट इट बच्चों, सभी को समझ में आया है ये, ओके। सिग्नम फंक्शन जो ये f(x) है, या ऐसे बोल लो या ऐसे बोल लो, बात सेम ही है। इसके लिए एक नोटेशन बनाई गई है, इसको हम ऐसे लिखते हैं सिग्नम के लिए, SGN सिग्नम ऑफ x। दिस इज सिग्नम ऑफ x, ऐसे भी लिखा जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द नोटेशन। कुछ बुक्स में, कुछ बच्चे शायद बोल पड़े जिन्हें पहले से थोड़ा सा नॉलेज है इस बारे में, कि कुछ बुक्स में सर मोड ऑफ x अपॉन में x दिया हुआ है। कुछ बुक्स में f(x) को जो सिग्नम फंक्शन डिफाइन किया है तो मोड ऑफ x अपॉन में x लिया गया है, तो वो भी बिल्कुल सही है। क्योंकि जब हम उसको ओपन करेंगे 2 पार्ट्स में, तो आप देखेंगे कि 1 और -1 एज इट इज़ आ रहे होंगे। तो मोड ऑफ x अपॉन में x लिखो या x अपॉन में मोड ऑफ x लिखो, दोनों ही चलेंगे, सिग्नम फंक्शन बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा दोनों ही केसेस में, ठीक है। बट 0 के लिए अलग से 0 डिफाइंड है, ठीक, समझ में आया ये। तो ये हो गया हमारा सिग्नम फंक्शन। नाउ द नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो देखते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो डेफिनेशन है, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। तो डेफिनेशन क्या कहती है? डिफाइन ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर। डिफाइन अ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर एज एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ये जो नोटेशन है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x, ये स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x ही कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। क्या बोलेंगे इसको हम? इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे बेटा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। जो भी अंदर है ना उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। जैसे कि सपोज करो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और अमन एक नंबर की फॉर्म में है, कोई रियल नंबर है। अमन क्या है? एक रियल नंबर है। तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगा? दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जिंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे पढ़ा जाता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? अमन का। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, ये नोटेशन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होता क्या है वो समझते हैं अब हम। डिफाइन, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया हमने कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? उस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि x हमारी डोमेन है, तो उसकी जो आउटपुट है वो उस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो वो क्या वैल्यू लेगा? क्वेश्चन उठता है कि वो क्या वैल्यू लेगा। तो नाउ वैल्यू डिफाइंड इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x टेक्स एन इंटीजर वैल्यू, टेक्स एन इंटीजर वैल्यू जस्ट लेस देन और या फिर इक्वल्स टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कैसी वैल्यू लेता है? कैसी वैल्यू लेता है बच्चों? ध्यान दो, इंटीजर वैल्यू लेता है। ये हमेशा ही जो आउटपुट लेगा वो कैसी वैल्यू लेने वाला है? इंटीजर। और इंटीजर भी कैसा? जस्ट लेस देन x या फिर इक्वल्स टू x। ठीक है, मतलब ऐसे बोलो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जो वैल्यू है, इंटीजर तो है ही, बट या तो वो लेस देन x होगी या फिर वो इक्वल्स टू x होगी। ठीक है, और कैसी वैल्यू होगी? यस, कैसी वैल्यू होगी? इंटीजर वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं एक, कि सपोज करो मैंने इनपुट दी x को इनपुट दी मैंने, यानी कि ये जो x है इसको वैल्यू दे दी 2.3। तो f ऑफ 2.3 क्या आएगा? f ऑफ 2.3 इज 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या वैल्यू लेगा देखते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 टेक्स एन इंटीजर वैल्यू। सबसे पहली बात, ये एक इंटीजर वैल्यू लेगा। ठीक है, कैसा? जस्ट लेस देन, या तो इससे लेस वाला या फिर इक्वल टू x। मीन्स या तो इसके इक्वल वाली इंटीजर वैल्यू। क्या ये खुद एक इंटीजर है? नो। तो इसके इक्वल वाली कोई इंटीजर वैल्यू तो है नहीं, तो हमें क्या ऑप्शन लेना पड़ेगा? लेस देन वाली। तो इससे जस्ट लेस देन वाला इंटीजर कौन है ये सोचना है मुझे। तो 2.3 से जस्ट लेस वाला इंटीजर, यदि ये 2.3 है तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन है? 2 है। छोटा इंटीजर, जस्ट छोटा इंटीजर। तो दैट मीन्स दिस इज टेकिंग वैल्यू 2। दिस इज टेकिंग वैल्यू 2। अच्छा, यदि मैं इनपुट को यानी कि x को सपोज कर लेता हूँ कि 2 ही ले लेता हूँ, तो दैट मीन्स 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है मुझे। और जब मैं 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लूँगा बच्चों, तो मेरे पास फिर से डेफिनेशन कहती है कि ये एक कैसी वैल्यू लेगा? ये पूरा एक कैसी वैल्यू लेगा? इंटीजर वैल्यू। जस्ट लेस देन और इक्वल टू x, यानी कि इस नंबर से या तो जस्ट छोटा इंटीजर या फिर इसके इक्वल वाला इंटीजर। तो इससे छोटा इंटीजर अब हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये खुद एक इंटीजर है। ये खुद एक इंटीजर है, तो इसके इक्वल वाला इंटीजर तो यही हो गया ना 2। क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं लेस में जाऊंगा या फिर मैं इक्वल में जाऊंगा। तो लेस में देखता हूँ, सॉरी इक्वल में देखता हूँ। इक्वल कब आएगा? ऑब्वियसली इंटीजर आना चाहिए। तो यदि ये ऑलरेडी इंटीजर है तो ये तो इसके इक्वल चला गया। लेस में तब जाता जब यहाँ पे इंटीजर नहीं होता। सही है ना, जैसे कि मैं इसमें गया। ठीक, और एग्जांपल लेते हैं पहले। माइनस का 0.3। बच्चे यहाँ पे ज़्यादातर
गलत आंसर करते हैं कि एफ ऑफ -0.3 क्या होगा, देखते हैं। तो -0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बेटा, अब -0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा देखते हैं। तो दिस विल टेक अगेन एन इंटीजर वैल्यू। -0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी एक इंटीजर वैल्यू ही लेगा। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे होता है -0.3। अब इस -0.3 का जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहा हूँ तो मुझे कैसी वैल्यू मिलने वाली है? सबसे पहले बात करो इंटीजर वैल्यू। कैसी इंटीजर वैल्यू? या तो इससे छोटी वाली जस्ट, या फिर इसके इक्वल वाली, ठीक है। तो इसके इक्वल तो इंटीजर है नहीं कुछ, ये इंटीजर थोड़ी ना है, तो इससे छोटे वाला इंटीजर कौन है? तो सोचो 0 के पीछे, ठीक है, या ये ऐसा बोलो कि -0.3 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन होता है? -1। इसके बाद फिर -2 भी होते हैं, -3 भी होते हैं, ये सब होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बोल लो कि ये जो नंबर है ना, जो नंबर हमारा अंदर है, ये किन दो इंटीजर्स के बीच में फंसा हुआ है? किन दो इंटीजर्स के बीच में है ये? -1। उनमें जो छोटे वाला है ना, लेफ़्ट वाला, वही हमारा आंसर आएगा। बट अब आप सोचे होंगे कि सर आपने नाम तो बोला है कि ग्रेटेस्ट है और आप बोल रहे हैं कि वैल्यू लो छोटे। नहीं, वैल्यू भी हम बड़ी ले रहे हैं। वो बड़ा किस सेंस में कह रहा है? वो ऐसे कह रहा है कि जो हमारा नंबर है ना, जो हमारा नंबर है उससे छोटे सारे इंटीजर्स, उस नंबर से छोटे सारे इंटीजर्स, इस वाले नंबर से छोटे सारे इंटीजर्स तो ये है ना सब, -3, -4 एंड सो ऑन, उन सब में, यानी कि इन सब में सबसे बड़ा है, छोटों में सबसे बड़ा, छोटों में सबसे बड़ा को। और किसके छोटे बोल रहे हैं हम? जो नंबर हमें दिया हुआ है उस नंबर से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं, या इक्वल बोल लो, उन सब में जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दैट x होगा। तो -0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, आई थिंक सो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि -1 क्यों हुआ, ठीक है। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल ही आपके लिए, आप मुझे आंसर करेंगे f ऑफ -4.3। चलो जल्दी से बताओ बच्चा, -4.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है। यस, -4.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मीन्स इससे छोटे इंटीजर की तरफ चलोगे, कौन मिलेगा आपको? यस यू आर राइट, -5। या ऐसे बोल लो कि -4.3 किन दो इंटीजर्स के बीच में है? -5 लेफ्ट साइड में और -4 राइट साइड में। तो इन दोनों के बीच में -4.3 आता है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर छोटे वाले इंटीजर की तरफ, -5। हमेशा छोटे नंबर की तरफ जाना है। या फिर इक्वल कब होगा? जब अंदर ऑलरेडी एक इंटीजर मिलेगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं एज ए प्रॉपर्टी ये कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू x के इक्वल होती है। एज ए प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के इक्वल होगा इफ़, कब होगा बड़े? जब x क्या होगा? इंटीजर होगा। x क्या होगा? इंटीजर, ठीक है। तो अब आपने ये देखा कि जो भी हम x डाल रहे हैं, इनपुट जो डाल रहे हैं, जो कि क्या है हमारी इनपुट, क्या है? पूरी की पूरी रियल लाइन, डोमेन पूरी रियल लाइन है। तो हमें जो आउटपुट मिल रही है वो कैसा नंबर मिल रही है? हमेशा एक इंटीजर वैल्यू मिल रही है। हमेशा कैसी वैल्यू मिल रही है? इंटीजर। और ऑब्वियसली हर इंटीजर के करस्पॉन्डिंग रियल नंबर्स मिल जाएंगे। यदि आप बोलोगे कि सर मुझे तो 7 लाना है इंटीजर में, तो ऑब्वियसली आप कोई भी वैल्यू डालोगे, 7.1, 7.2, इवन 7 ही डाल दो तो आपको आउटपुट 7 ही मिलेगी, ठीक है। तो हर इंटीजर आउटपुट के करस्पॉन्डिंग, हर इंटीजर आउटपुट के करस्पॉन्डिंग इनपुट तो आपको बड़े आराम से दिखने को मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी की सारी जो आउटपुट्स का सेट बनेगा वो तो इंटीजर ही होगा, और इनपुट हमारे पास है रियल नंबर्स, ठीक है। तो इससे हमें रेंज का पता चल गया बच्चों। इससे हमें किसका पता चल रहा है? रेंज का पता चल रहा है कि रेंज क्या हो गई हमारी? इंटीजर पॉइंट्स हो गए हैं, सारे के सारे इंटीजर्स। तो अभी देख लेते हैं इसका ग्राफ देखते हैं पहले। और ग्राफ बनाने के लिए मैं कुछ हेल्प लेना चाहूँगा इसकी डेफिनेशन की ही अगेन। तो देखो, जब हमारा x कोई नंबर जो कि 0 है या 0 से बड़ा बट 1 से छोटा होगा, 0 या 0 से बड़ा बट 1 से छोटा होगा, तो हमारे पास क्या मिलने वाला है? देखते हैं उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। देखो, यदि कोई नंबर आप सोचो 0 ही सोचो पहले, जब आप 0 सोचेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0,
0 से 1 के बीच में, 1 पे इक्वलिटी नहीं है बेटा, 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर आप सोचोगे, से 0.5 से 0.9 है ना, तो उन सभी नंबर्स का जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे तो उससे छोटा इंटीजर, भाई देखो ना, आपके पास यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 1 को हमें टच करना नहीं है, तो 1 से पहले पहले जो भी नंबर्स होंगे, 1 से पहले पहले 1 को टच नहीं करना, तो 1 से पहले पहले जो भी नंबर्स होंगे उनका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो वो सारे के सारे कहाँ पे आके मिल जाएंगे, 0 पे आके मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए और उस नंबर से छोटी चाहिए, जस्ट छोटा इंटीजर, तो क्या लेगा वैल्यू, क्या लेगा वैल्यू, 0। सिमिलरली अब आप देखेंगे कि जब आपका x 1 और 2 के बीच में होगा, 1.5, 1.7, 1.9999999999 भी होगा, तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या वैल्यू लेगा, 1 लेगा। फिर इसी तरह से आप 2 से 3 के बीच में चलोगे तो वैल्यू क्या लेगा, बोलो, 2 लेगा। 3 से 4 के बीच में चलोगे तो वैल्यू क्या लेगा, 3 लेगा, एंड सो ऑन। अब कुछ नेगेटिव में बात करते हैं, जब हमारा x -1 से 0 के बीच में होगा, जैसे -0.3 लिया था मैंने अभी, -0.3, -1 और 0 के बीच में, तो वैल्यू क्या लेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 लेगा। -2 से -1 के बीच में जब है तो क्या लेगा, -2 लेगा, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। तो नाउ अब इसका ग्राफ देखते हैं। सी बच्चों, इसका ग्राफ क्या आएगा, बड़ा ही प्यारा सा ग्राफ बनने वाला है, दिल थाम के रखिएगा। चलो, तो देखो बेटा, जब x हमारा 0 है तो हमारे y की वैल्यू 0 आएगी। जब x हमारा 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लेता है, मैं बोलता हूँ कि 0.5 लेता है x, तो भी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या वैल्यू लेगा, 0 लेगा। तो 0.5 पे वैल्यू 0 है। अब ध्यान से समझना, 0 और 0.5 के बीच में एक 0.25 ले लो तो उस पर वैल्यू 0 है, इन दोनों के बीच में ले लो तो भी वैल्यू 0 है, उन दोनों के बीच में लोगे तो भी वैल्यू 0, उन दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच, मतलब कोई भी x लोगे आप 0 से लेके 1 तक, तो सभी पे y की वैल्यू 0 है। तो ये सारे x, y हमेशा 0 रहने वाला है, यानी कि इसी लाइन पे रहने वाला है। तो आपको क्या मिलेगा ग्राफ, इन सब का जॉइनिंग, यानी कि ये लाइन पूरी की पूरी आ गई। बात समझ में आ रही है? इन सभी x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 0 है। जैसे ही x 1 पे टच करेगा, जैसे ही x 1 पे टच करेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर स्पाइडरमैन बन जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर स्पाइडरमैन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही x 1 को टच करने वाला है तो आपका जो y है वो 0 नहीं रहेगा, वो एकदम से जंप लेके क्या बन जाएगा, 1। जंप ले ली ना, अभी तक तो आम आदमी की तरह चल रहा था, फिर एकदम से जैसे ही x 1 पे टच किया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ने एकदम से क्या ली, जंप ली, मतलब स्पाइडरमैन बन गया। और स्पाइडरमैन जैसे ही बना वो, तो यहाँ पे 1 आ गई वैल्यू, बट जैसे ही वो 1 से 2 के बीच में रहेगा तो फिर से वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी सब पे, इन सब पे। यानी कि जब x 1.5 है तो y की वैल्यू, y से मतलब कौन है मेरा, y से मतलब कौन है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यही हमारा fx है, यही हमारा y है, ठीक है। तो नाउ 2 पे वैल्यू यहाँ पे ओपन, जैसे 2 पे आएगा तो फिर से स्पाइडरमैन, यानी कि जैसे ही हम ये बोलेंगे कि वो कहाँ पे आता है, इंटीजर पॉइंट पे आता है, तो वो क्या बन जाता है, स्पाइडरमैन बन जाता है, मतलब जंप लेना शुरू कर देता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से इसका ग्राफ आगे बढ़ता रहेगा। इसके सामने यहाँ पे ये 2 है भाई, इसके सामने यहाँ पे ये 3 है। आर यू गेटिंग बच्चों? नाउ अब हम आते हैं -1 पे। जब x -1 है तो y की वैल्यू भी -1 है, बट -1 से 0 के बीच में कोई भी x है तो भी y की वैल्यू -1 है। जैसे ही x 0 पे टच किया था तो y 0 बना था, मतलब ये यहाँ पे था पहले, यहाँ से फिर वो स्पाइडरमैन बन के ऊपर गया था 0 पे, ठीक है। फिर -2 पे आप देखोगे तो वैल्यू फिर से -2, देन चलते चलते यहाँ पे -1 से ओपन। तो इस तरह से आप देख रहे हो, यदि हम यहाँ पे खड़े हो यहाँ पे, तो देखो ये कैसा ग्राफ बन रहा है, स्टेयर्स का ग्राफ बन रहा है। किसका ग्राफ बन रहा है? स्टेयर्स का ग्राफ बन रहा है। दिस इज़ ग्राफ ऑफ स्टेयर्स भी कहलाता है।
स्टेयर्स को दूसरा नाम बोलते हैं हम स्टेप्स, है ना। तो इस फंक्शन को, किसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को एक और नाम दिया गया है, दैट इज ऑल्सो नॉन ए स्टेप फंक्शन बिकॉज ऑफ इट्स ग्राफ, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो स्टेप्स का बनता है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नेम्ड एज स्टेप फंक्शन। बट दिस इज़ वन ऑफ द स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शंस तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसका जो पर्टिकुलर नाम है वो तो रहेगा ही, बट ये स्टेप फंक्शंस की कैटेगरी में है, ऐसे बोल सकते हैं आप, ठीक है। समझ में आया बच्चों। तो रेंज क्या होगी फाइनली, इसकी रेंज क्या लिखूँगा मैं, रेंज ऑफ एफ एक्स इज सेट ऑफ इंटीजर्स। देखो ना हर बार वैल्यू क्या ले रहा है, ये ले रहा है वैल्यू 0, ये वैल्यू ले रहा है 1, ये वैल्यू ले रहा है 2, ये वैल्यू ले रहा है 3, -1 -2 -3, ऐसे ही सारे इंटीजर्स को आप कवर कर सकते हैं एज ए रेंज, ठीक। अब हमारे से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चलिए पेपर में ग्रेटेस्ट इंटीजर या सिग्नम फंक्शन से रिलेटेड, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो आई थिंक अभी समय है हमारे पास, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का, कि हमारे पास बोला हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 में x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 8 सपोज ऐसे ले लेता हूँ। मुझे इसकी डोमेन निकालना है, फाइंड इट्स डोमेन। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की डोमेन, नो डाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, उसके जो डोमेन है वो रियल नंबर्स है, बट हमें यहाँ पे सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात नहीं करनी है, यहाँ पे हमें 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 इस फंक्शन के डोमेन की बात करनी है। और मैंने आपको सिखाया है सिंपली कि जब भी आपके पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आता है तो डोमेन क्या कहेगी कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो फॉर द डोमेन ऑफ f हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, ये जो वैल्यू है ना वो 0 नहीं होनी चाहिए, वो 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, 2 नहीं होना चाहिए। अब ये देखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 कहाँ होता है, ऐसे सोचो, लेट्स टेक कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 कहाँ होगा। देखो जब आप x 2 डालोगे, x जब खुद 2 डालोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 वैल्यू देगा, बट जब आप 2 से बड़ा नंबर डालोगे, बट जब आप x 2 से बड़ा नंबर डालोगे बट 3 से छोटा होना चाहिए, तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, हमेशा 2 ही तो मिलेगी। ग्राफ में देखो 2 कहाँ मिल रहा था, जब x आपका 2 है तो y आपका 2 दे रहा है, जब x आपका 3 है तो y आपका 3 दे रहा है, और 2 और 3 के बीच में है तो आपका y क्या दे रहा है, 2 ही दे रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि x क्या नहीं होना चाहिए, 2 से 3 के बीच में नहीं होना चाहिए। सो देयरफॉर डोमेन ऑफ f क्या होनी चाहिए, सारे के सारे रियल नंबर्स में से वो हटा दो जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो वो कौन सा सेट बना, इंटरवल 2 3, इंटरवल 2 3। तो ये हो गया हमारे पास डोमेन ऑफ f। तो बच्चों आई थिंक आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, और जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है उसके बेसिस पे जब आप क्वेश्चंस करोगे तो ऑब्वियसली डेफिनेटली आपसे हो जाएंगे, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। और नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की भी, और सिग्नम फंक्शन ऑफ x से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ओके देन, और जिस तरह से आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन दबाना तो बनता है आपका, और अपने सभी फ्रेंड्स को भी बताइए, शेयर कीजिए, और उनको बोलिए कि वो आपकी तरह सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।